लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स पढ़े भी थे, जैसे पोटेंशियोमीटर सेंसर की बात की थी, जो डिस्प्लेसमेंट के लिए था, चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेन गोज पढ़ा था। स्ट्रेन गोज एलिमेंट जो रेजिस्टेंस वेरी करता है अगर इसमें डिफॉर्मेशन आता है, उसके बारे में पढ़ा था। कैपेसिटिव एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर यानी एलवीडीटी यानी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट जो रिमेनिंग सेंसर्स रह गए हैं उनके बारे में। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एडी करंट प्रॉक्सिमिटी सेंसर। देखिए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, इसका मीन्स क्या है कि उस सेंसर के रीजन में कोई ऑब्जेक्ट आएगा उसको सेंस करेगा। ठीक है, so if a coil is supplying an alternating magnetic field is in close proximity to a metal object, then an eddy current is produced in the object. ये एक अरेंजमेंट है जिसमें एक रेफरेंस कॉइल है, एक सेंसर कॉइल है। अगर कॉइल में कोई ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने सप्लाई की हुई है या अप्लाई की हुई है, ठीक है, तो उसके पास की जो प्रॉक्सिमिटी है, जो उसका पास का जो एनवायरनमेंट है, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट उसके क्लोज आता है, तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट में भी एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ये जो एडी करंट्स होती हैं ये उसी कॉज का अपोज करती हैं जिससे वो जनरेट हुई है। ठीक है ना, इसलिए इनको एडी करंट्स कहते हैं। इंड्यूस्ड करंट जनरली अलग होती है। इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस हो जाती है बट उस वो अपने कॉज का अपोज नहीं करती। लेकिन ये क्या, जो करंट इंड्यूस इंड्यूस तो हुई है बट ये उसी का अपोज करेगी जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जनरेट हुई है, उसी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे। So as a result, the impedance of the coil changes, and so the amplitude of the alternating current, इससे क्या होगा, जो कॉइल है, कॉइल का इम्पीडेंस चेंज होगा और कॉइल में जो करंट का एम्पलीट्यूड था वो चेंज हो जाएगा। एट सम प्रीसेट लेवल दिस चेंज कैन बी यूज्ड टू ट्रिगर अ स्विच। अब ये जो चेंजेस आना शुरू हुए है ना, यानी इसके जो इम्पीडेंस है उसमें चेंज आ रहा है, इसकी जो करंट है उसमें चेंज आ रहा है। इस चेंज को हम किसी स्विच को ट्रिगर करने के लिए यूज कर सकते हैं कि अगर चेंज आए तो हमारा जो एक्शन है इस स्विच के लिए वो परफॉर्म हो जाए। ठीक है, सो इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ नॉन मैग्नेटिक बट कंडक्टिव मटेरियल्स। ये जो मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये कौन से मेटल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा एडी करंट प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो नॉन मैग्नेटिक होंगे लेकिन कंडक्टिव मटेरियल होंगे। ठीक है, उसमें कंडक्शन तो हो सकता है, यानी करंट कंडक्ट तो हो सकती है लेकिन नॉन मैग्नेटिक होने चाहिए। क्लियर, तो ये है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करंट प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर की। देखिए, ये भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर है बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इंडक्टिव है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल वाउंड अ कोर। कोर पर एक कॉइल वाउंडेड है। ठीक है, व्हेन द एंड ऑफ द कॉइल इज क्लोज्ड टू अ मेटल ऑब्जेक्ट। अब इस कॉइल के एक एंड पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, मेटल ऑब्जेक्ट आता है, इट्स इंडक्टेंस चेंज। तो इस ये जो कोर पर कॉइल बाउंडेड थी, है ना, इसका क्या होता है, इंडक्टेंस चेंज होता है। इससे क्या हो जाता है, इंडक्टेंस चेंज होता है। दिस चेंज कैन बी मॉनिटर्ड बाय इट्स इफेक्ट ऑन अ रेजोनेंट सर्किट टू ट्रिगर अ स्विच।
इसकी रेजोनेंट सर्किट के थ्रू हम इस चेंज को मॉनिटर करते हैं और उसको किसी स्विच को ट्रिगर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट्स एंड इज बेस्ट विद फेरस मेटल। जो फेरस मेटल होता है उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट अपना पोजीशन सेंसर है, दैट इज ऑप्टिकल पोजीशन एनकोडर्स। देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल है, पोजीशन है और एनकोडर्स है। यानी ऑप्टिकली उस पोजीशन को ये किसी पोजीशन को सेंस करेगा और हमें कोड करके एनकोड करके देगा। ठीक है, एन एनकोडर सेंसर इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स अ डिजिटल आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ अ लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो एनकोडर सेंसर है वो क्या करेगा, डिजिटल आउटपुट देगा किसका, लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ये जो पोजीशन एनकोडर्स होते हैं यानी ऑप्टिकल पोजीशन एनकोडर्स, ये अपने पास दो टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज इंक्रीमेंटल एनकोडर्स एंड सेकंड वन इज एब्सोल्यूट एनकोडर्स। ओके, इंक्रीमेंटल एनकोडर्स में क्या डिफरेंस है, ये इट डिटेक्ट चेंजेस इन रोटेशन फ्रॉम सम डॉटम पोजीशन। डॉटम मीन्स डेटा पोजीशन होती है, तो अपने पास एक डेटा पोजीशन होती है, उसमें उसमें क्या चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये रोटेशन को सेंस करता है। ओके, एब्सोल्यूट एनकोडर्स क्या होते हैं, ये एक्चुअल एंगुलर पोजीशन देते हैं। ये तो फिक्स पोजीशन हो गई इनकी कि जो पोजीशन हमें डेटा की दे रखी है उसके रेस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा है वो अपना डॉटम पोजीशन हो गया। लेकिन एक्चुअल पोजीशन कौन देता है, एंगुलर एब्सोल्यूट एनकोडर्स एनकोडर्स। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं इंक्रीमेंटल एनकोडर्स की। ठीक है, a beam of light passes through slots in a disk and is detected by a sub suitable light sensor। देखिए यहाँ पर एक अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ना, इस अरेंजमेंट में ये डिस्क है और ये एलईडी लाइट सोर्स है। क्लियर, इस एलईडी से इस पर लाइट प्रोजेक्ट की जा रही है। ठीक, और इसमें कई सारे पासेस बने हुए हैं, एक मास्क लगा हुआ है, देन इधर एक लगा हुआ है लाइट डिटेक्टर जिसे हम फोटो डिटेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लाइट सेंसर यूज किया गया। व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड, जब ये डिस्क मूव करती है, अ पल्स आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेंसर with the number of pulses being proportional to the angle through which disk rotates। अब ये जो सेंसर है ये क्या करता है, पल्स आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये जो पल्स आउटपुट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है, जिस एंगल से ये डिस्क रोटेट कर रही है। क्लियर, नॉर्मली थ्री ट्रैक्स आर यूज्ड टू मॉनिटर द पोजीशन। ठीक है, आउटर ट्रैक, मिडिल ट्रैक एंड इनर ट्रैक। क्लियर, जब इससे लाइट पूरी क्रॉस होगी तो हमारे पास इमेज ऐसे बनेगी। ठीक है, ये अलग अलग पल्सेस आ गई तीन ट्रैक्स की। ठीक है, और ये एक इम्प्रेशन बनाती है। यहाँ जो भी लाइट इस पे जाएगी, ये मास्क लगा हुआ है स्टेशनरी मास्क, इस इन दोनों से पास होगी, देन उसको कौन सेंस करेगा, फोटो डिटेक्टर, और ये फोटो डिटेक्टर सेंस करके क्या देगा, एक पल्स आउटपुट दे देगा। क्लियर, इसके लिए अलग बन गया, इसके लिए अलग बन गया, इसके लिए अलग बन गया, तीन अलग अलग चैनल बन गए। क्लियर, अब हम बात कर रहे हैं, ये तो बात होगी इंक्रीमेंटल की। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एनकोडर्स की, ये एक्चुअल पोजीशन देगा। ठीक है, तो आउटपुट अ यूनिक डिजिटल न्यूमेरिक फॉर एनी गिवन पोजीशन ऑफ द एनकोडर्स रोटेशन। ये क्या करेगा, डिजिटल न्यूमेरिक वैल्यू देगा किसी भी पोजीशन के लिए। ठीक है, दे आर यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर अ डिवाइस इज इनएक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड। यानी ये ऐसी डिवाइसेस के लिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज करते हैं जो काफी टाइम से इनएक्टिव पड़े हुए हैं, या फिर अगर उनमें मूवमेंट होता भी है तो बहुत स्लो रेट से होता है। ठीक है, सो सर जैसे फ्लड गेट कंट्रोल्स, जो बाढ़ के टाइम में जो गेट होते हैं वो बहुत टाइम के बाद ओपन होते हैं, तो उनकी पोजीशन को सेंस करने के लिए, उनकी पोजीशन को एक्चुअली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं,
एब्सोल्यूट एनकोडर्स यूज करते हैं। टेलीस्कोप्स, क्रेन, वॉल्स एटसेट्रा। टेलीस्कोप ऐसा तो है नहीं कि डेली डेली इसको इधर घुमाया उधर घुमाया, वो तो बहुत टाइम तक उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए एक फिक्स जगह पर देखते रहते हैं, ठीक है। The rotary absolute encoders designs uses a precision wheel with a number of concentric tracks, with each track representing one bit of accuracy. इसमें क्या होता है, एक प्रिसीजन व्हील यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें कई सारे कंसेंट्रिक ट्रैक्स होते हैं, क्लियर। और हर ट्रैक जो है वो एक बिट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये ट्रैक्स बने हुए हैं, ये सेंसर है, और यहाँ पर एलईडी लगी हुई है, ठीक है। ये एलईडी इस पर लाइट फोकस करती है और सेंसर इसको सेंस करता है। जिसमें जैसे सपोज 3 ट्रैक है, ठीक है, 3 ट्रैक में किसी पर लाइट आई, किसी पर नहीं आई, और किसी पर आ गई, यानी 101 वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, फिफ्थ पोजीशन होगी। 101 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो फिफ्थ पोजीशन होगी। आप इस डायग्राम में देखें, ये 3 ट्रैक दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। 0 0 0 1 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर तो लाइट नहीं आई है, ये जो ब्लैंक एरिया है यहाँ पर लाइट नहीं आई है, ठीक है। और इन दोनों पर मास्क के थ्रू लाइट मिल गई हमें, यानी सेंसर ने इन दोनों ट्रैक पर लाइट सेंस की है, तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया, तो 0 1 1। सिमिलरली यहाँ देखें, 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0, और ये 1 1 1, ये 0 0 0, ये 0 0 1। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक एक बिट यहाँ से यहाँ पे क्या, एक एक बिट को हम सेंस कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 6 7 8। 8 तो होता नहीं, 0 to 7 होता है 0, क्लियर। तो हर बिट, एक एक बिट को हमने सेंस किया हुआ है। ये पूरा अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, यहाँ पर रोटेटिंग एनकोडिंग डिस्क, एनकोडर डिस्क लगी हुई है, जिसमें कई सारे सर्कल्स बने हुए हैं, ट्रैक्स बने हुए हैं, ठीक है। एक स्टेशनरी मास्क लगा हुआ है, और लाइट डिटेक्टर और एक फोटो डिटेक्टर। लाइट सोर्स और फोटो डिटेक्टर तो हम पहले भी यूज कर रहे थे इंक्रीमेंटल एनकोडर्स में, और ये एब्सोल्यूट एनकोडर्स में इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक डिस्क लगी हुई है जिसमें ट्रैक्स बने हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम न्यूमेटिक सेंसर्स की। न्यूमेटिक सेंसर्स, देखिए अभी हमने एक्चुएटर्स पढ़े थे, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स में क्या था, एयर वर्क करते, एयर को डील करते, सॉरी फ्लूइड को डील करते थे हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स में, और जबकि न्यूमेटिक एक्चुएटर्स में क्या करते थे, हम एयर को डील करते थे, ठीक है। तो अगर ये न्यूमेटिक सेंसर है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम यहाँ एयर को ही डील कर रहे हैं। सो इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ compressed air, okay, and displacement or the proximity of an object being transformed into change in the air pressure। इसमें हमने क्या यूज किया, किस पर हम डील कर रहे हैं, हम कंप्रेस्ड एयर पे डील कर रहे हैं। अगर इसकी प्रॉक्सिमिटी में कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो उस जो एयर का प्रेशर है वहाँ चेंजेस आ जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस मूव हुआ है या डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। सो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एक अरेंजमेंट है जिसमें यहाँ पर लो प्रेशर एयर इनलेट है, यानी इस वाले पाथ से लो प्रेशर एयर जा रही है, ठीक है। और ये अभी फ्री हो रही है, यहाँ से फ्री हो रही है, यहाँ से फ्री हो रही है। सो एयर ड्रैग्ड आउट ऑफ पोर्ट एंड सो ड्रॉप इन सिस्टम प्रेशर। तो इस सिस्टम का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। लेकिन सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके पास आ जाता है, देखिए अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसके पास आ जाता है, तो जो एयर फ्रीली मूव कर रही थी वो कहीं ना कहीं वापस से बैक होना शुरू हो जाएगी, यानी इसकी वजह से इस सिस्टम का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो एयर फ्रीली एनवायरनमेंट में जा रही थी वो रिटर्न होकर इसका प्रेशर बढ़ाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग एस्केपिंग एयर इंक्रीज प्रेशर इन सिस्टम, इस सिस्टम में क्या किया, इस एयर की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो गया, और यही प्रेशर डिटेक्ट करके हम क्या बताते हैं कि हाँ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है। सो लो प्रेशर इज अलाउड टू एस्केप थ्रू अ पोर्ट इन फ्रंट ऑफ द सेंसर। So if there is a closed object,
yeah, there is a close by object, the air cannot so readily escape, and the result is that the pressure increase in the sensor's output port. Such sensors are used for measurement of displacements of friction of millimeters, यानी 3 to 12 मिलीमीटर्स तक ये डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकता है. सोचिए 3 to 12 मिलीमीटर्स कितना कम होता है. ठीक है, तो 3 to 12 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट को ये सेंस कर सकता है. जो बात अभी मैंने आपको समझाई थी कि अभी ये फ्रीली एस्केप हो रहा है ना, और यहाँ पर जो एयर है वो एस्केप नहीं हो पा रही है इजीली, और इस सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज कर रही है. क्लियर. ये होते हैं न्यूमेटिक सेंसर. अब हम बात करें प्रॉक्सिमिटी स्विचेस की. प्रॉक्सिमिटी स्विचेस क्या होते हैं. देखिए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आप समझ लिए कि हम उसकी डिस्प्लेसमेंट को सेंस करें, लेकिन स्विचेस क्या होता है कि वो या तो ऑन कंडीशन में होंगे या ऑफ कंडीशन में होंगे. क्लियर. ऑन ऑफ वाला केस चलता है. तो स्विचेस कैसे वर्क करते हैं प्रॉक्सिमिटी, अब आप देखते हैं. These are switches which can be activated by the pressure of an object. अब इस डायग्राम में देखिए, पहला है आपका लीवर ऑपरेटेड स्विच. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें. देखिए यहाँ पर ये एक स्विच कॉन्टैक्ट है, ये वाला इससे कनेक्ट होना चाहिए था. अभी क्या है, ओपन है. ये ओपन तो है, लेकिन ये कनेक्ट कब होगा, जब इस पर प्रेशर आएगा, है ना. यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इसके पास आएगा, यानी इसमें इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड साइड होगी, तो यहाँ से जो प्रेशर है उसकी वजह से ये जो स्ट्रिप है वो इस पर कनेक्ट हो जाएगी. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लीवर ऑपरेटेड स्विच. ओके. सेकंड ऑप्शन देखें, रोलर ऑपरेटेड स्विच. रोलर ऑपरेटेड स्विच कैसे वर्क करता है. यहाँ अरेंजमेंट सेम है प्रीवियस वाले का, केवल डिफरेंस किसका है, एक रोलर मशीन लगी हुई है, रोलर लगा हुआ है. इसमें क्या होगा, जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट जैसे इस पर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी, है ना, रोटेट करना स्टार्ट करेगी. तो अभी देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है. ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन, ये जो ऊपर वाली जो डिस्टेंस है, गैप है, वो ज्यादा है. जैसे ये रोटेट करेगी, ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, जो इसको क्या करेगा, प्रेस करेगा. इसको प्रेस करेगा तो ये वाला जो कांटेक्ट है, जो कनेक्शन है, वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ प्रेस होगा, और ये फिर कांटेक्ट क्रिएट कर देगा, कांटेक्ट बना देगा यहाँ पर. तो इस तरीके से इस पर, जिसे हम बोलते हैं रोलर ऑपरेटेड स्विच. थर्ड वन इज कैम ऑपरेटेड स्विच. आप लोगों ने ये कैम स्ट्रक्चर देखा होगा अपने वाइब्रेशन लैब में, जहाँ पर एक सर जो व्हील होता है उसका कुछ पोर्शन इस तरीके से कटा होता है. ठीक है, अब ये इस पॉइंट के थ्रू, इस पॉइंट के इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रहा है. क्लियर. जब तक ये इस कर्व्ड सरफेस पर है तब तक इसकी जो गैप है वो ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे ही मूव करके इस वाली पोजीशन में आएगा, इस तरीके से, है ना, तो ये जो कांटेक्ट है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से. ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गया, तो ये जो कनेक्शन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्ट्रिप है वो कांटेक्ट में आ जाएगी इस वाले के. इस तरीके से ये स्विच ऑपरेट होता है. तो इसे हम बोलते हैं कैम ऑपरेटेड स्विच. दीज आर माइक्रो स्विचेस which can be activated by the presence of an object, require physical contact and a small operating force to operate. देखिए इसमें क्या है, फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तक ये स्विचेस क्लोज नहीं होंगे, है ना. और एटलीस्ट छोटा मोटा फोर्स तो उस पर अप्लाई होना चाहिए, तब जाके ये स्विच ऑपरेट होंगे. तो हमने आपको पहले भी बोला था कि ये कॉन्टेक्टिंग और नॉन कॉन्टेक्टिंग दो तरीके से सेंसर्स होते हैं, है ना, कॉन्टेक्टिंग और नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर. ठीक है.
कुछ और प्रॉक्सिमिटी स्विचेस देख लेते हैं। इससे क्या होते हैं, रीड स्विच। रीड स्विच का अरेंजमेंट देखिए, यहाँ पर मैग्नेट है, मैग्नेट के और यहाँ पर ग्लास ट्यूब में दो कनेक्शन दे रखे हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट्स के, जिसमें अभी क्या है, गैप है। ठीक है, जैसे जैसे ये मैग्नेट पास आती है ये इसको रिपेल करती है, और ये रिपेल करती है तो ये जो स्विच, ये जो कॉन्टेक्ट है वो इस वाले कॉन्टेक्ट से टच हो जाता है। इस तरीके से ये स्विच वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो मैग्नेट है उसके पास उससे अटैच्ड कोई ऑब्जेक्ट होगा, जिसकी वजह से मैग्नेट मूव, अगर ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका मतलब मैग्नेट में भी डिस्प्लेसमेंट होगा, और मैग्नेट में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये वाला जो कॉन्टेक्ट है वो इस पर टच हो जाएगा। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू मैग्नेटिक स्विचेस, स्विच कॉन्टेक्ट्स सील्ड इन ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब में ये सील्ड रहते हैं, दोनों ही मैग्नेटिक स्विच कॉन्टेक्ट्स हैं। When a magnet is brought close to the switch, the magnet beads are attracted to each other and close the switch contacts. It is a non-contact proximity switches. मतलब इन स्विच के डायरेक्ट कोई भी कांटेक्ट में नहीं आया, तो ये क्या है, नॉन कांटेक्ट प्रॉक्सिमिटी स्विचेस। नेक्स्ट वन इज फोटो सेंसिटिव डिवाइसेस। फोटो सेंसिटिव डिवाइसेस क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं? It can be used to detect the presence of an opaque object that break a beam of light or infrared radiation falling upon such device, or by detecting a light reflected from the object। देखिए, फोटो सेंसिटिव डिवाइसेस कैसे यूज करते हैं हम एज ए स्विच। सपोज ये एक सोर्स है जहाँ पर एलईडी लगी हुई है और इससे कंटिन्यूस लाइट सेंड की जा रही है ना, और ये है फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर पर आपने एक फोटो डिटेक्टर लगाया हुआ है, और ये लगातार इस लाइट को सेंस कर रहा है। ठीक है, जब तक ये लाइट को सेंस कर रहा है तब तक पीछे वाली सर्किटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्रेक नहीं आ रहा, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, लेकिन जैसे ही एक ऑपेक ऑब्जेक्ट यानी जो लाइट को पास नहीं होने देता वो यहाँ पर आता है ना, और ये लाइट जो है वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, और हम इस एक्शन को ट्रिगर के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया लाइट ब्रेक का। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो सोर्स है यानी एलईडी, और जो डेस्टिनेशन है यानी फोटो डिटेक्टर, वो दोनों ही एक साइड पर है। ठीक है, जब तक ये ऑब्जेक्ट इसके पास नहीं है तब तक एलईडी की लाइट क्या होगी, कंटिन्यूस इस तरफ जाएगी, और कभी रिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर के पास नहीं आएगी। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट पास आ जाता है, कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है इसके नियर में, तो क्या होता है, ये जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो डिटेक्टर के पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लाइट पहुंचती है और वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि उस ऑब्जेक्ट, मतलब इस सेंसर के पास कोई ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी फोटो सेंसिटिव डिवाइसेस वर्क करती हैं। अब हम बात करते हैं हॉल इफेक्ट सेंसर्स की। हॉल इफेक्ट सेंसर्स क्या होते हैं? पहले फिजिक्स में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल। क्लियर, ये उसी पर बेस्ड होता है। सो द फंक्शन ऑफ हॉल सेंसर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हॉल इफेक्ट। अ वोल्टेज इज जनरेटेड transversely to the current flow direction if a magnetic field is applied perpendicular to the conductor। सपोज कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में एक करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब इस करंट के परपेंडिकुलर कोई मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर दी, तो इसके ट्रांसवर्सली जो वोल्टेज है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, so the value of this voltage is given by B equals to KH into B I upon T, where T is प्लेट थिकनेस। ये जो प्लेट है कंडक्टिंग प्लेट, इसकी थिकनेस क्या है, T है। KH हॉल कोफिशिएंट है या हॉल कांस्टेंट कह सकते हैं, और B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, और B क्या है, जनरेटेड वोल्टेज है। दिखने में देखिए कुछ इस तरीके का हॉल इफेक्ट सेंसर्स होते हैं। So at constant current source, the voltage difference is a measure of magnetic flux density। देखिए, जो लीनियर
जो लीनियर केस होता है उसमें क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी और आउटपुट वोल्टेज, है ना, ये बात हो रही है फ्लक्स डेंसिटी और आउटपुट वोल्टेज की, उनमें लीनियर रिलेशनशिप होगा। लेकिन थ्रेशोल्ड केस में क्या होगा, ये एकदम शार्प एज बनेगा, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से शार्प ड्रॉप एट सर्टेन फ्लक्स वैल्यू। जैसे ही किसी थ्रेशोल्ड वैल्यू पर पहुंचेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, शार्प ड्रॉप हो जाएगा उस फ्लक्स की वैल्यू के लिए। ओके, तो हॉल इफेक्ट सेंसर बेसिकली किस पे वर्क करता है, हॉल इफेक्ट पे वर्क करता है। हॉल इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई कंडक्टिंग प्लेट है और उसमें कोई करंट फ्लो कर रही है, उसके परपेंडिकुलर आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो इस करंट के ट्रांसवर्सली क्या है, वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। और उस वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, V इक्वल टू टी एच वी आई अपॉन टी। देखिए ये छोटे छोटे फॉर्मूले जरूर हैं, इन पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। कोई भी वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, जैसे टी गिवन है, आई गिवन है, बी गिवन है, के एच गिवन है, आपसे पूछा सकता है जनरेटेड वोल्टेज बताएं। बस आपको थियोरी में लिखा हुआ जो न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक वैल्यूज है, वो पता होनी चाहिए कि क्या गिवन है। क्लियर, तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें, हॉल इफेक्ट सेंसर्स कैन बी यूज्ड एज पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स एंड कैन बी यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ फ्लो। किसी वाटर टैंक में अगर हम लेवल, फ्लूइड का लेवल डिटेक्ट करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो भी हम हॉल इफेक्ट सेंसर यूज कर सकते हैं। इसका एक अरेंजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, इस अरेंजमेंट के थ्रू हम इसको इसके लेवल को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हॉल इफेक्ट, हॉल सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अदर एप्लीकेशंस क्या है हॉल इफेक्ट सेंसर्स की, कम्यूटेशन ऑफ बीएलडीसी मोटर। बीएलडीसी मोटर में भी हॉल इफेक्ट सेंसर आपने पढ़ा था कि जो स्टेटर्स थे उनके बीच में हॉल इफेक्ट सेंसर्स लगे हुए थे उनकी पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट में हम हॉल इफेक्ट सेंसर यूज कर सकते हैं, व्हील स्पीड सेंसर्स में यूज कर सकते हैं, एंगल सेंसर्स में, रोटेशन पोजीशन मेजरमेंट, रोटर मोशन पोजीशन मेजरमेंट्स में, एंड डिस्टेंस मेजरमेंट में। ये सिंपल वही एप्लीकेशन हैं, क्योंकि या तो ये पोजीशन के लिए होगा या डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा, ठीक है।